आज का हमारा जो टॉपिक है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्क की और हुप की। डिस्क जो है कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो मेरे पास एक डीवीडी डिस्क है, इसको किसी भी हाइट से मूव करवाया जाता है। जब ऐसे मूव करवाया जाता है तो ये रोटेट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो रोटेट करते हुए इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है। फिर हम देखेंगे कि जब हुप जो है उसको कंसिडर हम करते हैं तो हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक होता है। और फिर एंड पे हम देखेंगे कि एक डिस्क और हुप को इकट्ठा जो है वो किसी सर्टन हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया है, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से। वो जब अर्थ पे पहुंचते हैं या बॉटम ऑफ द प्लेन पे पहुंचते हैं तो किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, डिस्क की ज़्यादा होती है या हुप की ज़्यादा होती है। तो चलते हैं जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सबसे पहले तो जनरल एक्सप्रेशन जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वो होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। और हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है। मसलन आपकी बुक में दिया हुआ है कि रॉड जो है उसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है, डिस्क का 1/2 mr² होता है, हुप का mr² होता है और किसी भी स्फीयर का 2/5 mr² होता है। तो यहाँ पे फॉर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 1/2 mr²। ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 1/2 और आई की वैल्यू आ गई 1/2 mr² और ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4, ये आ गया m और ये आ गया r ओमेगा का स्क्वायर। ये आ गया 1/4, ये m r ओमेगा जो है ये हमें पता है कि जनरल एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर का, उसमें ये रिलेशन हमने प्रूव किया था कि v = r ओमेगा। तो r ओमेगा की जगह v पुट करेंगे तो ये आ गया जी v²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क की होती है वो 1/4 mv² होती है। आपकी बुक पे यहीं तक किया हुआ है, लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं या बोर्ड के MCQs आते हैं तो इसमें वो एक स्टेप आगे जाके आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसी को हम ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं कि 1/2 mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क की है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 mv²। और ये क्या है, इसको हम अगर देखें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, ये आ गया 1/2 ये वाला, और ये 1/2 mv² क्या है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होती है। ये इसके बारे में बड़े सारे MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि एक डिस्क जो है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, बताएंगे कि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ट्रांसलेशनल का इस फार्मूले के मुताबिक हाफ होती है, तो 5 जूल होगी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या इसको इधर लें तो ये आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड ऑन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। ये बड़ी दफ़ा MCQs के तौर पे आया हुआ है कि रेशो ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं 1 है, 1/2 है, 3/2 है, 4/2 है, कितना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/2। यानी कि रेशो जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिस्क की कितनी होती है, रेशो 1/2 के इक्वल होती है। तो ये था ये डिस्क के मतलब। अब नेक्स्ट जो है हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे हुप की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की जब हम फाइंड करेंगे तो यहां पे
डिस्क की बजाय आ जाता है हमारे पास कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप। एक हुप की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? जनरल एक्सप्रेशन जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वो तो यही है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, सब के लिए, हुप के लिए भी यही होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। तो वैल्यू ये वाली आप हुप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, और ये 1/2 ही रहेगा। आपने आर को और ओमेगा को इकट्ठा कर दिया, और आर ओमेगा जो है ये वी के इक्वल है तो इसकी जगह v² आ गया और ये 2 ही रहा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आती है हुप की वो कितनी आती है 1/2 mv²। अच्छा, तो इसका मतलब है ये 1/2 mv² क्या होती है? ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि डिस्क की रोटेशनल और हुप की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। अगर इसको इधर ले आएंगे, इन दोनों की आप रेशो लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो रेशो जो है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हुप की है उसकी 1 होती है। वेरी इजी। हमने इसको कैसे किया है कि हमें पता है, अब हम फाइंड करना चाहते थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हुप। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। आई की जगह पे आप mr² पुट कर देंगे, m बाहर आ गया, r और ओमेगा को आपने इकट्ठा कर दिया, r ओमेगा v के इक्वल होता है, तो ये आ गया 1/2 mv²। 1/2 mv² क्या है? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब हुप की रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। अगर आप इसको इसके नीचे ले आएंगे, रेशो आप लेंगे तो रेशो 1 आती है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की जो है उसकी रेशो 1 के इक्वल होती है। अच्छा, इसके बाद है कि अगर आप डिस्क को और हुप को किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हमने देखना है कि बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे कौन पहले पहुंचता है? डिस्क पहले पहुंचती है या हुप पहले पहुंचता है, या किसकी स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम जो है वो ज़्यादा होती है? ये हमने देखना है। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे के यहाँ से डिस्क को और हुप को जो है वो फेंका गया है, जो इस तरह से ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं। मूव इस तरह से कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये मूव करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, ट्रांसलेशनल होगी और रोटेशनल होगी। क्योंकि डिस्क या हुप जो है जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये डिस्क है, ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो इस तरह मूव करती हुई आएगी, इस तरह स्ट्रेट नहीं आएगी, घिसटती हुई नहीं आएगी, मूव करती हुई ऊपर से नीचे आएगी। इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से ये मूव करती हुई आएगी, इस तरह से। जब ये मूव करेगी तो अपने इर्द गिर्द भी रोटेट करेगी और सामने को फासला भी तय करेगी। जब अपने इर्द गिर्द रोटेट करेगी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जब सामने को फासला तय करेगी तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़मीन पे आते हुए किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में। हम देखेंगे कि डिस्क के लिए और हुप के लिए बारी बारी जो है वो दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे ऑन रीचिंग द अर्थ या ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और बाद में देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा वेलोसिटी का मतलब है कि दैट विल रीच दी बिफोर द अदर ऑब्जेक्ट, कि वो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो दूसरे से पहले जो है वो अर्थ पे या बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे पहले पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी डिस्क के लिए कि वेलोसिटी आप कह लें ऑफ डिस्क, ये कहाँ पे? ऑन बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन जो है इसके बॉटम पे
पहुंचने पे किसकी वेलोसिटी कितनी होती है। सबसे पहले हम डिस्क की निकालेंगे। डिस्क की निकालने के लिए हमें पता है जी कि पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया है सारी की सारी किस में बदल जाएगी, कैनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में प्लस कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल में। तो डिस्क की है पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है और रोटेशनल अभी हमने निकाला है 1/4 mv² होती है डिस्क की। तो m जो है वो सब में आ रहा है, कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा gh, ये बच जाएगा 1/2 v², ये आ जाएगा 1/4 v²। यहाँ पे 2 LCM आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v² प्लस v² और ये आ गया gh। तो gh जो है यहाँ से आ गया 3v²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4gh/3 इसका अंडर रूट और ये आ जाएगी स्पीड ऑफ डिस्क ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब हम स्पीड निकालेंगे या वेलोसिटी निकालेंगे हुप की ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जब आप हुप की निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ हुप की वेलोसिटी निकालेंगे ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन तो सिचुएशन वही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और ज़मीन पे आते हुए कैनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में चेंज हो जाएगा जी। ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी जो हुप की होती है वो 1/2 mv² है और रोटेशनल उसकी जो है वो भी 1/2 mv² होती है। बस वैल्यू चेंज होगी, यहाँ से m सब में कॉमन है मौजूद, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आ गया gh, ये आ गया 1/2 v² और ये भी कितना आ गया 1/2 v²। यहाँ पे LCM अब लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये है हाफ v² और हाफ v², ये आ गया फुल v²। तो v² आ गया कितना gh, तो v² आ गया जी gh और v किसके इक्वल आ गया gh/रूट के। ये है जी वेलोसिटी ऑफ हुप ऑन रीचिंग दी बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो हमने स्पीड तो दोनों निकाल ली, वेलोसिटी तो दोनों निकाल ली है, डिस्क की भी और हुप की भी। अब हमने ये देखना है कि कौन सी जो है वो स्पीड जो है वो ये वेलोसिटी जो है वो दूसरे से ज़्यादा है, किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ये हमने देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्क और हुप जो है वो इकट्ठे अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से गिराए जाएं तो हु विल रीच फर्स्ट, कौन जो है वो पहले ज़मीन पे पहुंचेगा या बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे पहुंचेगा। तो स्पीड ऑफ डिस्क जो है वो हमने निकाली है ये 4/3 gh/रूट और स्पीड ऑफ हुप हमने निकाली है gh/रूट। अब इन दोनों का कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। ये स्पीड ऑफ डिस्क जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 और gh/रूट अलहदा कर लें। gh/रूट कितना है, gh/रूट जो है ये है स्पीड ऑफ हुप, ये आ गया स्पीड ऑफ डिस्क। अब 4/3 लें कितना आता है, 4/3 लेंगे तो ये तकरीबन 1.2 आता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ हुप को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो स्पीड ऑफ डिस्क के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिस्क की स्पीड जो है वो 1.2 टाइम्स जो है वो स्पीड ऑफ हुप से ज़्यादा होती है। तो लिहाजा हम ये लिखते हैं कि स्पीड ऑफ डिस्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हुप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये बेटे आज का आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच।